नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए जनरल नॉलेज के 50 ऐसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न की बात कर ली जाए। पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो का, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस ने किस पुराने कानून का स्थान लिया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय दंड संहिता, जिसे हम आईपीसी भी कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस ने किस पुराने कानून की जगह ली है? इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे हम सीआरपीसी कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बीएनएस में कुल कितनी धाराएं हैं? इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 358 धाराएं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बीएनएस में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 39 अध्याय और 531 धाराएं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बीएनएस की कौन सी धारा सामान्य आश्रय के सिद्धांत से संबंधित है जो आईपीसी की धारा 34 की जगह लेती है? इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 3 की 5। अगला प्रश्न है, बीएनएस की कौन सी धारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति की कुर्की, जब्ती और वापसी से संबंधित है? इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 107। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बीएनएस और बीएनएसएस साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कब से प्रभावी हुई है? इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2024। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बीएनएस में आईपीसी की तुलना में कितनी नई धाराएं जोड़ी गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 धाराएं। अगला प्रश्न है, बीएनएस की धारा 111 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संगठित अपराध, जिसे हम इंग्लिश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बीएनएस और बीएनएसएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाना और सरलीकृत करना। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक किसे माना जाता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसान, जिसे हम रैयत भी कहते थे। अगला प्रश्न है, किस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिकाना हक जमींदार को दिया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थायी बंदोबस्त, जिसे हम जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में भू राजस्व का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर होगा भूमि पर लगने वाला कर, भूमि के स्वामित्व के बदले सरकार को दे राशि, फसल का हिस्सा, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं भू राजस्व के अंदर। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1950। अगला प्रश्न है, भू राजस्व संग्रह के लिए कौन सा अधिकारी जिम्मेदार होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तहसीलदार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई थी? इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1793। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भू राजस्व व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार के लिए राजस्व सुनिश्चित करना और भूमि स्वामित्व तय करना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम का उल्लेख किस वर्ष के अधिनियम में मिलता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साल 1901। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार का संबंध की मुख्य रूप से किससे है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि के स्वामित्व, वितरण और उपयोग के पैटर्न में बदलाव। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता देना। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत प्रतिरूपण द्वारा
छल के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सी, धारा 66 सी। अगला प्रश्न है, आईटी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद, जिसे हम इंग्लिश में साइबर टेररिज्म कहते हैं, से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 66 एफ। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 अक्टूबर 2000 को यह अधिनियम पारित हुआ, यानी यह अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, आईटी अधिनियम 2000 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के कंप्यूटर सिस्टम में घुसपैठ करता है तो उसे किस धारा के तहत मुआवजा देना पड़ सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 43। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के बाद में किए गए संशोधन 2008 ने मुख्य रूप से किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैकिंग, पहचान की चोरी और साइबर पोर्नोग्राफी पर ध्यान दिया 2008 संशोधन ने। अगला प्रश्न है, आईटी अधिनियम 2000 के तहत डिजिटल हस्ताक्षर को क्या माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक कानूनी रूप से मान्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अगला प्रश्न है, कौन सी धारा कंप्यूटर संसाधनों के दुरुपयोग से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 66। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 किसके द्वारा पारित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की संसद के द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1972। यह अधिनियम 9 सितंबर 1972 को अधिनियमित किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य किन लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन के लिए यह संरक्षण माना जाता है। अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना और प्रजातियों को लुप्त होने से बचाना। अगला प्रश्न है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन सी संस्था भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय वन्यजीव संस्थान। अगला प्रश्न है, कछुआ संरक्षण के लिए भारत में कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कौन सी धारा राज्य सरकार को मुख्य वन्यजीव वार्डन नियुक्त करने का अधिकार देती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 4। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1973 में यह शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर 1948 को यह अपनाया गया था, सार्वभौमिक घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, जिसे हम इंग्लिश में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, किस वर्ष पारित किया गया था? यह आपका आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1993 में यह अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, UDHR, जिसे हम मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा भी कहते हैं, में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल इसमें 30 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों के संबंध में स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार
यूडीएचआर के किस अनुच्छेद में निहित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस जिसे हम ह्यूमन राइट्स डे के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में, कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अगला प्रश्न है, आयकर अधिनियम 1961 भारत में कब लागू हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 1962 को लागू हुआ आयकर अधिनियम 1961। अगला प्रश्न है, भारत में आयकर का मुख्य कानून कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयकर अधिनियम 1961। अगला प्रश्न है, आयकर अधिनियम 1961 के तहत कृषि आय को क्या माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर मुक्त एग्जिम्प्ट आय कहा जाता है आयकर अधिनियम 1961 को। अगला प्रश्न है, आयकर अधिनियम 1961 में कुल कितनी धाराएं और अनुसूचियां हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां आयकर अधिनियम 1961 में हैं। अगला प्रश्न है, आयकर अधिनियम की कौन सी धारा भविष्य निधि जिसे हम पीएफ और सुकन्या समृद्धि खाते में जमा राशि पर छूट प्रदान करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 10 की 11। अगला प्रश्न है, आयकर अधिनियम 1961 किस प्रकार का कर है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष कर जिसे हम डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत किन निवेशों पर छूट मिलती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन बीमा प्रीमियम, पीपीएफ, ईएलएसएस, होम लोन का मूलधन। अगला प्रश्न है, आयकर अधिनियम के अनुसार कर का भुगतान कौन कर सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति, एचयूएफ, कंपनियां और एलएलपी। अगला प्रश्न है, आयकर अधिनियम के तहत धारा 10 किस से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेच्युइटी के भुगतान पर छूट प्रदान करना आयकर अधिनियम के तहत धारा 10 इससे संबंधित है। ये थे आज के हमारे 50+ इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। ऐसी ही और वीडियोस के लिए, ऐसी और इम्पोर्टेंट MCQ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।